नमस्कार कविता, वेलकम। नमस्ते। थैंक यू। आप हमारे ग्रुप की बहुत ही प्यारी मेंबर हैं। ग्रुप में सभी आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। ग्रुप में तो आपको सब खूब बढ़िया से जानते हैं। आप प्लीज अपने आप को हमारे दर्शकों के लिए इंट्रोड्यूस करिए। यस मैम। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कविता विजयवर्गीय है। मैं गुना मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं जब 4 साल की थी तब एक हादसे की वजह से मैं पैरालाइज्ड हो गई थी। तब से मैं अभी ऐसे ही घर पर रहकर ही अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रही हूँ। होम ट्यूशंस लेती हूँ, बच्चे आते हैं आस पड़ोस के पढ़ने के लिए। राइटिंग पसंद है मुझे बचपन से ही, तो मैं राइटिंग करती हूँ। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे राइटिंग से अच्छा और कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं राइटिंग करने लगी। कविता, आप जब पैदा हुई थी, आप बिल्कुल आम बच्चों की तरह नॉर्मल थी। आपको चलने फिरने बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं मैम, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल। तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन सा हादसा था, वो एक्सीडेंट था जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी। यस मैम। मैम, आपको डेट भी बताती हूँ। 26 अप्रैल 1984, 1984। जब 80 का मेरा बर्थ है मैम, और ये घटना हुई थी 26 अप्रैल 1984 को। तो मैं स्कूल से आई थी, लास्ट पेपर था मेरा, एलकेजी का पेपर देकर। उसके बाद मैं इवनिंग का टाइम था, खेलने चली गई। मम्मा ने बोला भी सही कि कुछ खा लो, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आते थे मत जाओ। तो पर वो अब लास्ट एग्जाम था, तो मैम बच्चे को तो लगता ही ना, बस अब फ्री हो गए अब खेलेंगे इससे। तो बस मैं ऐसे ही बैग वगैरह सब फेंक कर और एक अपने क्लॉथ्स चेंज करके और खेलने चली गई। वहां पर मैं अपना टर्न का वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे से बड़ी सिस्टर भी वहां मौजूद थी और उनके बच्चे भी थे सब। तो वो आपस में खेल रहे थे, मैं ऐसे बैठी हुई थी। तो अचानक से ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा बिल्डिंग का वो रेत वगैरह गिरना स्टार्ट हुई, थोड़े छोटे छोटे कंकर वगैरह इस तरह से। तो जो बाहर खेल रहे थे बच्चे, उनको समझ में आ गया था कि कुछ होने वाला है, तो वो सब भाग गए। और मैं अंदर थी, उनके जो शॉप्स होती है ना घर के नीचे, मैंने आपको बताया पहले, ऐसे ही घर होते थे कि नीचे शॉप ऊपर। तो मैं वहां बैठकर वेट कर रही थी, मुझे लगा या तो बारिश होने वाली है या क्या है। तो जैसे ही मैं बाहर निकली, वो पूरा मटेरियल मेरे ऊपर गिर गया। मैं दब गई उसमें, उसका पूरा सिर के ऊपर आके गिरा। तो वहां पर पहले ये मंडी का एरिया है, हम माल वगैरह काम करते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रॉलीज में कर वो रखना, अनाज की बोरियां वगैरह रखना है सब। तो उन्होंने मेरे को, पहले तो बहुत धूल का गुबार सा हो गया वहां पर, तो कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। जब धीरे धीरे धूल छटी, तो उन्होंने फिर सब मटेरियल हटाकर देखने की शुरुआत करी। वैसे मेरे को ढूंढ भी नहीं पा रहे थे मैम, बस वो थोड़ा सा कुछ बाल नजर आए जब उनको, तब उनको समझ में आया कि यहाँ इस जगह वो दबी हुई है। मेरी दीदी भी घबरा गई कि वो, फिर मेरा नाम लेके घर तक दौड़ कर गई कि वो गिर गई, वो दब गई, बिल्डिंग में दब गई। मेरे पापा थे नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टरशिप में हैं, तो वो साइट्स पर रहते थे। उनको बुलाया कॉल करके, तब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी मैम कि मोबाइल्स वगैरह हो। तो जिनके पास लैंडलाइन होते थे, उनका नंबर हमारे पास होता था, उस लैंडलाइन पे हम फोन करके उनसे कहते थे कि उनको बुला लाओ, कि सत्य प्रकाश विजयवर्गीय जो मेरे फादर का नाम है, हमें उनसे कांटेक्ट करना है, आप उनको बुला के लाइए साइट पर से, उनसे बात करवाइए। तो इस तरह पापा को खबर की। पापा आए, मोटर बाइक से ही जाते थे उस टाइम पर। तो जिस आए वो, फिर यहाँ पर मेरे को निकाल कर तब तक हॉस्पिटल लेके गए थे लोकल। तो वहां पर के डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था कि ये केस बहुत हमारे बस का नहीं है,
आप बाहर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो बचेंगी, ऐसा। तो फिर मुझे ग्वालियर लेके गए तुरंत ही। उस वक्त तो पापा के आने के बाद मम्मी पापा और मैं मुझे एम्बुलेंस में ग्वालियर लेके गए, वहाँ कमला राजा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर वहाँ 15 दिन में बेहोश रही। उसके बाद धीरे धीरे जब ट्रीटमेंट होता गया, सर्वाइकल फ्रैक्चर भी हो गया था। मैं मेरी यूं लटक जाती थी गर्दन, जब मेरे को डॉक्टर के यहाँ लेके जाते थे चेकअप के लिए दिखाने, तो उस वक्त और सांस उखड़ने लगती थी क्योंकि सर्वाइकल से रिलेटेड था और फ्रैक्चर था। तो जैसे ही गर्दन मूव होती थी तो सांस उखड़ना स्टार्ट हो जाती थी मेरी। तो डॉक्टर ने फिर उसके लिए जांच करवाई, तब पता चला कि सर्वाइकल में भी फ्रैक्चर है। फिर उन्होंने कहा बिल्कुल मूवमेंट नहीं देना है अभी, इनको कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखो। तो इस तरह से मैं फिर जब धीरे धीरे थोड़ा सा बोलने लगी, थोड़ा सा मूवमेंट, मतलब अपने आप को, सिटिंग तो मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी मैम। चलना तो था ही सही, सिटिंग भी, क्योंकि कमर में भी पूरा वो वर्क, पूरा लोड पड़ गया था सर्वाइकल से, इस वजह से। तो ऐसा बेड लिया फिर कि वो हॉस्पिटल्स में जो होते थे कि ऊपर कर दो और नीचे लिटा दो, इस तरह से उसी पर मैं रहती थी कंटिन्यू। कविता, आपकी कहानी सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि एक नन्ही सी जान, 4 साल की गुड़िया रानी खेलते हुए उसकी पूरी जिंदगी उस एक्सीडेंट की वजह से अफेक्ट हो गई। वो लड़की फिर कभी उस तरह से ना भाग पाई ना दौड़ पाई, पर इस नन्ही सी जान ने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, पर ये छोटी सी फाइटर जो थी कविता, आज तक हर हालात से लड़ रही है, वो उस नन्ही सी 4 साल की उम्र में भी लड़ती रही और उसके पेरेंट्स ने भी हार नहीं मानी। तो ये जो आपकी स्पिरिट है, ये जो आपकी जोश है आप में, हिम्मत ना हारने का, उसके लिए आपको मेरा दिल से सलाम है कविता। कविता, ये इतना जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद जो नॉर्मल स्कूल लाइफ होती है वो किस तरह से आपने की? मैम मुझे कुछ आइडिया इतना ज्यादा अब नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब रिक्शा में बिठाकर मम्मी ले जाती थी, और वो रिक्शा भी ऐसा वाला था कि उसमें भी आगे सपोर्ट था, ताकि मतलब क्योंकि मैं आगे एकदम कोई स्पीड ब्रेकर आए तो मेरा बैलेंस ना बिगड़ जाए, तो मैं एकदम गिर ना जाऊं, इस वजह से। और मम्मी पकड़े रहती थी मुझे पूरे कस के, कि मतलब क्योंकि मेरे बैक में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची थी। जब उस टाइम पर मुझे जो कैलिपर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए चलाने के लिए, वो पूरे ऊपर तक थे, यहाँ तक जैकेट वाले थे, ऐसे पूरे ऊपर से नीचे तक। ओ, फिर वो मम्मी वहां पर रहती थी, जैसे 2 बजे से स्कूल है, 2 से 5, तो 2 से 5 मम्मी वहीं पर रहती थी। ऑफिस स्टाफ जहाँ पर बैठता है, टीचर्स वगैरह, वहां पर वो वेट करती थी। और जैसे मुझे वॉशरूम जाना है या पानी पीना है या कुछ और प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा है, तो फिर मैं मम्मा को बुलवा लेती थी उधर से, ऐसा। और जो मेरा तो इनकम्प्लीट वर्क स्कूल होता की, था वो ऑफिस में बैठकर वहां उसको कंप्लीट करती थी। तो इसका आपकी पढ़ाई का श्रेय बहुत हद तक आपकी माताजी को जाता है कि उनने इतनी हिम्मत करके अपना घर संभालना, दूसरे बच्चों को संभालना, और फिर आपके साथ जाकर स्कूल में बैठना जब तक आप स्कूल में पढ़ रही हैं, और आपके लिए जो भी टॉयलेटिंग नीड्स हैं या आपकी होमवर्क नीड्स हैं, सबको उन्होंने पूरा किया। स्कूल वालों की तरफ यस से मैम। इसके लिए कोई हेल्प नहीं मिली थी कविता? मैम हेल्प सिर्फ इतना था कि वो ये बोलते थे कि जैसे टाइमिंग अगर चेंज हुआ है, तो जैसे स्कूल टाइमिंग चेंज हुआ जब 5th क्लास के बाद, आफ्टर 5th, मैं 5th क्लास तक वहीं पढ़ी जैसे, तो उसके बाद स्कूल टाइमिंग सुबह का हो गया, अर्ली मॉर्निंग का।
उस टाइम पर मेरी मम्मा ने कहा कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि घर के काम सारे छोड़कर वो 3 से 4 घंटे के लिए मैं यहाँ पर बैठ पाऊँ, क्योंकि मुझसे बड़ी भी 3 सिस्टर हो रहे हैं और सबसे बड़े भैया हैं, मतलब टोटल 4 बच्चे, तो 5 बच्चे, तो उन्होंने कहा मुझे उनको भी देखना होता है। माना कि जॉइंट फैमिली है लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता ही है, सास-ससुर है, हस्बैंड है, सबको देखना ज़रूरी है। तो फिर स्कूल ने कहा कि आप रेगुलर नाम चलने दीजिए इनका, घर पर ही पढ़ाई, बस एग्जाम्स दिलवाने लेके आ सकते हैं, वो तो आपको स्कूल में ही दिलवाने हैं। तो मतलब 5वीं के बाद की पढ़ाई आपने घर पर करी? यस मैम। तो इस एक्सीडेंट की वजह से जो एक नॉर्मल बच्चों को स्कूल में दोस्त मिलते हैं, स्कूल में एक्टिविटीज होती है, वो सब आपने मिस कर दी। यस मैम। कविता, आपने कॉलेज कैसे किया? मैम वो नाम रेगुलर रहता था पर घर से ही पढ़ती थी, बस एग्जाम्स देने ही जाती थी। और मुझसे बड़ी जो सिस्टर थी, मतलब हमने 2 या 3 साल का गैप रहा होगा, तो वो फिर वो लेके आती थी मेरी फ्रेंड्स से, उनकी बुक्स वगैरह ले आती थी। तो मैं फिर वो घर पर या तो मम्मा लिख देती थी, अगर मुझसे बनता था, जितना मुझसे बनता था बैठ बैठ के उतना मैं लिख देती थी, बाकी मम्मा ही कंप्लीट करती थी ज्यादातर, क्योंकि उनको टाइम पे लौटाने भी होती थी फिर बुक्स वगैरह, ऐसा। कविता, आप ये बताइए कि इतना मुश्किल सफर रहा है स्कूलिंग का, कॉलेज का, यस मैम। लेकिन आपने कभी ये फीलिंग नहीं आई आप में कि मैं अब नहीं पढ़ना चाहती, मैं छोड़ देना चाहती हूँ पढ़ाई? इतना मुश्किल था आपके लिए ये सफर, फिर भी आप आगे बढ़ती रही। नहीं मैम, ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मुझे पढ़ाई नहीं करना। मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि जैसे इंसिडेंट के बाद जैसे मैम घर पे रिलेटिव्स आते हैं, आस-पड़ोस के अपने लोकल जो ले लोग आते हैं, वो हम मुझे देख के ऐसा बोलते थे, मतलब जो तरस खाने वाली सिचुएशन होती है ना कि अगर ये इस एक्सीडेंट में बचकर अगर मर ही जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, इसकी फैमिली के लिए भी और इसके लिए भी। ये और ऐसा तक बोलते थे कि लड़का हो जाता तो चल जाता था, लड़की है कैसे लाइफ कटेगी आगे इसकी, इस तरह की ये सब नेगेटिव थॉट मुझे, और मतलब आगे बढ़ने के लिए वो करते थे कि मैं दिखा दूंगी कि लड़की होना और फिजिकल चैलेंज होना कोई गुनाह नहीं है। शेरनी है आप आप पूरी, मन रानी और झांसी। बिल्कुल मैं कविता, मुंह पर बोलते थे, आप मतलब 4 लोग बैठे हैं, माँ मैं भी बैठी हूँ, तो वो क्योंकि मम्मी ये चाहती थी कि तू पहचान पाए सबको कि कौन कौन है अपने रिलेशन में, अपने समाज में कौन है, तो आप रखो यहाँ पर, और वो आपके मुंह पे ऐसा बोले तो अच्छा मन में। और हम इस सिचुएशन में होते कि सिर्फ हम स्माइल कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, चाहे अंदर कैसा भी फील हो रहा हो, ना हम जवाब दे सकते बड़ों को, ना हम उस वक्त कुछ ऐसा बोल सकते कि मतलब उनको बुरा लग जाए, या हमारे पेरेंट्स की वो दिखे कि देखो ये कैसा जवाब दे रही। बहुत मुद्दे की बात कही कविता, आपने बहुत ही डीप चीज कही आपने। एक, आप अपनी एक्सीडेंट की डिसेबिलिटी से डील कर रही हैं, दूसरा आप सोसाइटी से डील कर रही हैं जो आपको इतनी ताने मार रहे हैं सबके सामने, इतनी सारी नेगेटिविटी आती है, स्कूल वाले आपको यूं एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपको इंक्लूड करने की, तो आपका बचपन जो था वो अपने ही कमरे में बीत गया। आपकी कॉलेज की लाइफ, हम लोग सब यस। वेट करते हैं, अरे कॉलेज जाएंगे, दोस्त बनेंगे, कॉलेज एक्टिविटीज हाँ। होंगी, वो सब आपका एक कमरे में ही हुआ। ऊपर से इतने ताने आपको सुनने के लिए मिले, साथ ही साथ आपकी जो फिजिकल कंडीशन, जो दर्द और जो तकलीफें आपको उठानी पड़ती थी, वो भी आप सहन कर रही थी। लेकिन इस सब में आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, और कभी आपके अंदर इतनी कड़वाहट नहीं भरी
जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, कभी भी आप में वो एक नेगेटिविटी और कंप्लेन और अ, तरस खाना अपने ऊपर, वैसा कभी नहीं मैंने आपसे सुना। तो ये हिम्मत, ये कहाँ से लाती हैं आप, कविता? मैम शायद हो सकता है मेरी मदर की वजह से ही मुझे मिली हो। मुझे नहीं पता। मम्मा बोलती थी कि तू जब ग्वालियर हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब भी तेरे फेस पर एक स्माइल रहती थी। जब चाहे तू बेहोश थी, लेकिन तेरे फेस पर एक स्माइल रहती थी, वो चीज देख के अच्छा लगता था। तो हो सकता है जब इतना बड़ा इंसिडेंट ईश्वर को करना था, तो हिम्मत भी उसी ने दी होगी मैम ये सब सहन करने की। चाको राखे साईं, मार सके ना कोई। बिल्कुल कविता, उन्होंने ही आपको ये खूबसूरत स्माइल और अंदर इतनी हिम्मत दी है। कविता बहुत ही सुंदर लिखती हैं, चाहे वो कहानियां हो या कविताएं हो। आपकी लिखावट में ऐसा लगता है जैसे आपने अपना दिल रख दिया हो। आपने कब से लिखना शुरू किया? मैम वो जो सिचुएशन होती है ना अकेलेपन की, वो रूम में अकेले बैठे रहना, उसमें ही मुझे लिखने की हैबिट पड़ी। क्योंकि सबकी लाइफ होती है मैम, मम्मा भी बिजी थी, उनके पास भी इतना वक्त नहीं होता था कि वो मेरे पास बैठकर सुन सकें। पापा साइड पर जाते ही थे, और ब्रदर सिस्टर्स अपनी लाइफ, उनके स्कूल कॉलेजेस, फ्रेंड सर्कल। तो मेरी लाइफ ऐसे ही रही है रूम में, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, वैसे ही एक रूम में। तो उसमें मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अगर बोल नहीं पाती किसी से, और मेरे मन में एक ये थॉट ये रहता था मैम कि बोल दूंगी और हर्ट हो गया मम्मी या पापा को, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो, उनकी आंखों में आंसू आए, या मेरी कोई बात उनको बुरी लग जाए या चुभ जाए मेरी फीलिंग से। तो मैम सबसे पहले मैंने जब अपनी बात मम्मी पापा को शेयर करना चाहिए, तो एक लेटर लिखा था उनको, घर में रहते हुए, कि मम्मा पापा आपके नाम ये लेटर है, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आपसे, जो मेरे अंदर भरा हुआ है। तो वो पढ़ के फिर उनको समझ में आया कि हाँ, ये काफी अकेला फील करती है, ऐसा उसके साथ टाइम बिताना चाहिए। पर मैम वो कोशिश करते थे, पर नहीं हो पाता था। इस तरह से मेरी लिखने की आदत बनी धीरे धीरे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखना शुरू किया। मुझे ये लगता था कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लिखने से मन हल्का हो जाता है। तो मैं लिख के चाहे खुद पढ़ लूं, चाहे खुद आंसू बहा लूं, लेकिन एक थोड़ी देर के लिए रिलैक्स तो होगा। आपने ना केवल लिखा है, आपकी बुक्स पब्लिश भी हुई हैं, आपकी मैगजीन्स भी बड़ी सुंदर पब्लिश हुई हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कविता। आपकी ये बुक्स की थैंक यू। जर्नी कैसे शुरू हुई? ये मैम मोबाइल्स पे या ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, जैसे एंथोलॉजीज चलती है कि एक ही बुक में कई राइटर्स लिखते हैं। उसमें जब मैंने धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तब वहां से मुझे फिर ऑफर आया कि आप चाहो तो आप आपकी सोलो बुक भी कर सकती हो, ऐसे। तो इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैम, क्योंकि मैं चाहती थी ये प्लेटफॉर्म मेरे को मुझे मुझे मिले। मुझे जब आगे से ऑफर आया तो मैं बहुत खुश हुई। मतलब मैं मेरे कई सपने रहे बचपन से। जब ये ऐसी सिचुएशन होने के बाद मेरे अंदर ये चीज थी कि इतना ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं एक दिन बहुत अच्छी हो जाऊंगी, मैं नॉर्मल हो जाऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। तो मुझे क्लासिकल डांस बहुत पसंद है। मैं सोचती थी मैं क्लासिकल डांसर बनूंगी, स्टेज परफॉर्मेंस करूंगी, इस तरह से। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया और सिचुएशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं नॉर्मल पर्सन की तरह चल पाऊं। तो फिर मेरे थॉट्स भी चेंज होते गए, मेरे ड्रीम्स भी उसी हिसाब से चेंज होते गए, शायद लिखना उसके अंदर। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि लिखना भी पसंद है, तो ये करेंगे, उसको करके रहेंगे, ऐसा। बहुत ही सुंदर।
कविता लिखने के अलावा आप एक और बहुत खूबसूरत चीज करती हैं, और वो है बच्चों को पढ़ाना। तो आपने बच्चों को पढ़ाना कब से शुरू किया? मैम, इसकी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, मेरी जो पार्लर वाली जो घर पर आती थी, उन्होंने मुझसे पूछा, दीदी कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और मैं उनकी ट्यूशन लगवाना चाहती हूँ। अगर आप टाइम दे सकें तो मैं चाहती हूँ कि आप ही स्टार्ट कर दें उनको पढ़ाना। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे कहीं ना जाना ना आना, मैं घर पे तो रहती हूँ, और अर्निंग का अर्निंग भी हो जाएगी। और इस तरह से फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने 2 बच्चे भेजे। फिर उनकी पहचान में जो आसपास कॉलोनी में रहते थे, उनको पता चला, फिर उन्होंने आना स्टार्ट किया। इस तरह धीरे धीरे बच्चे आना स्टार्ट हुए। बहुत ही सुंदर जब उनको कविता। लगा कि और दीदी अच्छा कविता, पढ़ा रही है, मैं आप जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, उनको भी पढ़ाती हैं बिना उनसे कुछ लिए। ये ख्याल आपको कैसे आया? मैम, मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे आजकल मोबाइल का यूज इतना अधिक करने लगे हैं ना मैम, कि अभी भी ये सिचुएशन है कि छुट्टियां होती हैं तो उनके पेरेंट्स मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड हैं, तो आए दिन रील्स बना के अपलोड कर रहे हैं। और मतलब तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को ऐसे टाइम में भी मैं इसीलिए पढ़ाती हूँ, ताकि उनके मन में पढ़ाई के लिए वो रहे। मोबाइल से मैं खुद क्योंकि मोबाइल दिन भर यूज करती हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा। बच्चे चाहें तो बाहर जाके खेल कूद सकते हैं। और उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता तो मैं उनसे बोलती हूँ, आप हिंदी बुक्स पढ़ो। मैं छुट्टियों का इस तरह से आप फायदा उठा सकते हो, हिंदी की स्टोरीज पढ़ो, पास आकर यहाँ पर बैठो जितने टाइम आपको रहना है। मैम, ठंड में वो 3 बजे से आ जाते हैं, शाम को 6 बजे तक रहते हैं। अ, गर्मी में 4-5 बजे आते हैं, शाम को 7 बजे तक रहते हैं। मेरे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, टाइम की भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो जितने बजे तक पढ़ना चाहें, यहाँ खाने पीने से लेकर खेल कूद सबकी आजादी है उनको। खेलते कूदते भी हैं, खाना पीने के लिए भी भाभी आगे से आगे उनको देती रहती है। जैसे खीर बनी है तो खीर, कन्या भोजन होता है तो सब स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि आज हमने कन्या भोजन रखा है, आप आओ यहाँ पर। गेम्स खिलवाती हैं, जैसे नवदुर्गा में नवरात्रि आती है तो पूरे 9 दिन डांडिया वगैरह करवाना, गेम्स खिलाना। तो बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है हमारा। इसीलिए फिर बहुत ही पर मैं ये चाहती हूँ कि जितनी मेहनत पढ़ाई पर भी वो उतना ही फोकस करे जितना वो इन सब चीजों पे कर रहा है। अगर वो सिर्फ इस वजह से मेरे यहाँ आते हैं कि हमें इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। आपको अपने पढ़ाई पर भी उतनी ही मेहनत करनी होगी, वरना आपके पेरेंट्स को लगेगा कि दीदी की कमी है, ये दीदी नहीं पढ़ा रही है। जबकि मैं अपना इतने घंटे यूं ही नहीं दे रही हूँ, मेरे साथ भी कई इश्यूज होते हैं। सिटिंग डायपर यूज करती हूँ, अब गर्मी में ये चीज भी बहुत इरिटेट करने लग जाती है कंटिन्यू सिटिंग की वजह से। पैरों में दर्द, कमर में दर्द, हाथों के बल यूज करती हूँ मैं, शिफ्टिंग सब बैठ के। जब हाथों के बल करना होता है तो शोल्डर्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। Sorry मैम। ये बिल्कुल। राइट आपके हैंड शरीर का जो है, शोल्डर। हाँ, शरीर आपका साथ नहीं देता, कितनी तकलीफें हैं आपको, उसके बावजूद आप अपना इतना समय बैठकर उनको पढ़ाती हैं। ये तो इट्स इनक्रेडिबल। बहुत ही आपकी तारीफ है इस बात पे। हम लोग छोटी छोटी चीजों में चिढ़ जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भगवान जी ये क्यों कर दिया हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन आप हमेशा ये देख रही हैं, अच्छा मैं ये पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मैं कैसे इनको मोटिवेट करके एजुकेशन की तरफ खींचूं, उनको पढ़ाऊं, कैसे मैं अपने जो भाव अंदर हैं, अपने आसपास की फैमिली को बिना हर्ट करे उनको मैं एक जरिया दूं फ्लो करने का, जैसे नदियां फ्लो करती है उस तरह से आपने अपनी कविताएं और किताबें लिखनी शुरू करी। तो कविता, जिस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, हम सबको एक
प्रेरणा मिलती है, हिम्मत ना हारने की और हर सिचुएशन में एक अच्छाई देखने की, पॉजिटिविटी देखने की। Yes, ma'am. कविता, आप जो दर्शक हमारे हैं और ऐसे कई सारे लोग होंगे जो चाहे हेल्थ मेडिकल कंडीशंस की वजह से, चाहे एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी या कोई और सोशल चीज की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स होंगे, Yes, वो ma'am. फंसे हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? Yes, मैम, मैं यही बोलूंगी कि हिम्मत हारने से काम नहीं चलता। आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए, लेकिन अपने लिए स्टैंड जरूर लीजिए, जैसे भी हो आप। ऐसा नहीं है कि फैमिली को बोलेंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, पर आपको स्टार्ट खुद से करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखना पड़ेगा। जब तक समझाएंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। एक अपनी बात रखो, अपने मन की बोलो, छिपाकर तो कुछ नहीं होगा। मैम, आप क्या चाहते हो, आपने क्या अपने लिए सोचा हुआ है और आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। मैम, चाहे फिजिकल, मैम ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं रिजल्ट बिगड़ने पर सुसाइड कर लेते हैं, अच्छे चलने फिरने वाले बच्चे ऐसा स्टेप ले लेते हैं। तो इस वो ये नहीं सोचते कि हमारे जाने से पेरेंट्स पे क्या बीतेगी। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप डिस्कस करो, पेरेंट्स से बोलो कि हमें इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, या हमको ये समझ में नहीं आता, हम दूसरा लेना चाहते हैं। पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों पे हम किसी तरह का फोर्स किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी जॉब से रिलेटेड वो ना डालें, क्योंकि लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी जिंदगी चली जाएगी, सब्जेक्ट्स रखे रह जाएंगे, क्या ही मतलब रह जाएगा मैम। न मार्किंग मायने रखती है, न सब्जेक्ट्स मायने रखते हैं। लाइफ रहेगी तो वो आया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने भेजा है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा मैम अपनी लाइफ सेट करने के लिए। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे भी सेटल हो जाऊं। बहुत सुंदर दो बातें उभर के आई हैं। एक, कि हमें अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए, और दूसरा, जान है तो जहान है। सो ट्रू कविता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और खूब कामयाबी मिले आपको। एक लेखिका के तौर से भी आपकी किताबें खूब दूर दूर तक पहुंचे, और एक टीचर के हिसाब से आपको खूब खुशियां मिले अपने स्टूडेंट्स से। और आपकी जो किताबों के लिंक हैं, हम अपने इंटरव्यू में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दर्शकों के लिए शेयर करेंगे, ताकि वो आपकी किताबों को पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओके मैम, ढेर सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू।